हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लीगल एड के बारे में कुछ नोट्स डिस्कस करेंगे। मुझे इस टॉपिक को प्रिपेयर करने में 2 से 3 घंटे लगे हैं, तो मैंने जो भी नोट्स प्रिपेयर किया है मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहती हूँ। अगर आपको ये नोट्स अच्छे लगे तो यू कैन ऑल्सो यूज़ इट। लीगल एड को डिस्कस करने से पहले जो एक एक्ट है लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट, जो कि 1987 का एक्ट है, उस एक्ट में कहीं पे भी लीगल एड को डिफ़ाइन नहीं किया है, पर सेक्शन नंबर 2 में लीगल सर्विसेज को डिफ़ाइन किया है, जिसका मतलब होता है टू गिव एडवाइस ऑन लीगल मैटर। अब ये लीगल एड से डिफरेंट है या उससे सिमिलर है, ये हम इस तरीके से कह सकते हैं कि लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करते वक्त लोगों को लीगल एड मिलता है, बिकॉज एड का मतलब होता है कोई भी चीज़ को क्योर करना। सो लीगल सर्विसेज जब सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है तो उसी से हमें लीगल एड भी मिलता है, इसीलिए लीगल सर्विसेज एक वाइडर टर्म है। अब इंट्रोडक्शन को डिस्कस करते हुए, लीगल एड को पहली बात तो एक ह्यूमन राइट की तरह ट्रीट किया जाता है, और आर्टिकल 14 ऑफ इंटरनेशनल कॉन्वेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स ये कहता है कि अक्यूज्ड का भी एक फंडामेंटल राइट है कि हम उसे अक्यूज्ड प्रिज्यूम ना करें जब तक वो उसका गिल्ट प्रूफ नहीं हो जाता। उसके बाद मैंने लीगल एड को डिफ़ाइन किया है, बहुत ही बेसिक सी डेफिनेशन है दैट लीगल एड मीन्स प्रोवाइडिंग लीगल असिस्टेंस और फ्री लीगल सर्विसेज टू पर्सन हु कैन नॉट अफोर्ड जस्टिस ड्यू टू फाइनेंशियल डिसेबिलिटी। इट इंश्योर्स नो वन इज़ डिनाइड जस्टिस ड्यू टू पॉवर्टी और इग्नोरेंस। नेक्स्ट मैंने इसके लीगल एड के बेसिस को नोट किया है, जिसको हम कह सकते हैं कि कैसे लीगल एड इवॉल्व हुआ है या क्या उसका ओरिजिन है। तो लीगल एड की पावर डिराइव होती है आर्टिकल 39A से, जो कि एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसे 42nd अमेंडमेंट एक्ट से इंसर्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। ये आर्टिकल स्टेट के ऊपर एक ऑब्लिगेशन डालता है कि स्टेट को ये इंश्योर करना चाहिए कि वो इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड ऐसे लोगों को प्रोवाइड करे जो कि सोसाइटी में डिसएडवांटेज्ड हैं, जो पुअर इंडिजेंट पर्सन हैं, उन्हें इक्वल जस्टिस प्रोवाइड हो पाए। लीगल एड की शुरुआत जस्टिस PN भगवती ने की थी एक कमेटी के थ्रू, जिस कमेटी का नाम था लीगल एड कमेटी, जो कि 1971 में बनी थी। और बाद में जब लीगल एड को प्रमोट करने के लिए कोई भी ऐसा स्टैट्यूटरी लॉ नहीं था, तो बाद में लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट पार्लियामेंट ने इनैक्ट किया, जिसका मेन एम यही था कि फ्री और कम्पिटेंट लीगल सर्विस को प्रोवाइड किया जाए वीकर सेक्शन, सोसाइटी के वीकर सेक्शन के लिए। और ये जो एक्ट है ये 3 लेवल पे लीगल सर्विस को प्रोवाइड करता है, जो कि है नेशनल लेवल, स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल। अब हम डिस्कस करेंगे लीगल एड के जूरिस्प्रूडेंस को, कि इसका क्या मेन एम है और कैसे लीगल एड की हमारे सोसाइटी में ज़रूरत क्या है। पहली बात तो लीगल एड जो है वो गांधीयन प्रिंसिपल पे बेस्ड है, और जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का एक पार्ट है कि किसी भी अक्यूज्ड को रिप्रेजेंटेशन, लीगल रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए लॉयर के द्वारा। तो अगर लीगल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाता है तो वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन होगा। इसीलिए ज़रूरी है कि बोथ पार्टीज़ को लीगल रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। नेक्स्ट, लीगल एक प्रैक्टिकल टूल है जिससे हम प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को इम्प्लीमेंट कराते हैं। सेक्शन 34 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में
ये प्रोवाइड किया गया है कि लीगल एड स्टेट के द्वारा तभी अक्यूज़ को दिया जाएगा जब ये प्रूफ हो जाता है कि उसके पास कोई भी सफिशिएंट मीन्स नहीं है एक प्लीडर को अपॉइंट करने का। तो अगर पर्सन पुअर या इंडिजेंट नहीं है या फिर उसके पास सफिशिएंट मनी है एक प्लीडर को अपॉइंट करने के लिए, तो उसे लीगल एड प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। अब हम ये पढ़ेंगे कि कौन से ऐसे पर्सन हैं जिन्हें लीगल एड जो लीगल एड के लिए जा सकते हैं या जो इंटाइटल्ड हैं लीगल एड के लिए। इसे सेक्शन 12 में लिस्ट किया गया है, सेक्शन 12 ऑफ लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट। उसमें कुछ लोगों के या कुछ कैटेगरीज़ के नाम लिखे हुए हैं जो लीगल एड के लिए इंटाइटल हैं। सबसे पहले हैं मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब, फिर वुमेन और या फिर चाइल्ड, विक्टिम ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बेगर जो आर्टिकल 23 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जो दिया है, पर्सन विथ डिसेबिलिटी, विक्टिम ऑफ डिज़ास्टर, वायलेंस, कास्ट एट्रॉसिटी और जो विक्टिम्स है फ्लड या ड्रॉट या अर्थक्वेक से पीड़ित हुए कोई भी अगर लोग हैं तो वो भी लीगल एड के लिए क्लेम कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल वर्कमैन, पर्सन इन कस्टडी। पर्सन इन कस्टडी 3 तरीके से हो सकते हैं जो इस एक्ट में बताया गया है। पहला कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के पर्पज़ से अगर किसी पर्सन को कस्टडी में रखा गया है, या फिर कोई जुवेनाइल है, कोई बच्चा है जिसे कस्टडी में रखा गया है, और साथ में अगर कोई साइकेट्रिक या फिर किसी को मेंटल हेल्थ इशू है, किसी ऐसे पर्सन को हॉस्पिटल वगैरह में कस्टडी में रखा गया है, तो ऐसे लोग भी लीगल एड के लिए इंटाइटल हैं। उसके बाद कोई भी ऐसा पर्सन जिसकी एनुअल इनकम लेस देन 900 रुपीज़ है, और अगर हमें सुप्रीम कोर्ट के केस में अगर बात करना है तो वो 12,000 रुपीज़ से कम अगर उसकी इनकम है, एनुअल इनकम, तो वो पर्सन भी लीगल एड के लिए इंटाइटल्ड है। अब सेक्शन नंबर 13 में बताया गया है कि अगर कोई भी पर्सन एक एफिडेविट बना देता है साथ में उसकी एनुअल इनकम को दिखाते हुए, जिससे ये पता चलता है कि उसकी एनुअल इनकम से ये मतलब हम समझ सकते हैं कि वो सफिशिएंट प्रूफ है कि वो पर्सन लीगल सर्विसेज के लिए एंटाइटल्ड है। ये चीज़ हम उसकी एनुअल इनकम से पता लगा सकते हैं। तो उसके लिए एक एफिडेविट बनाया जा सकता है उस पर्सन के द्वारा, और वो एफिडेविट तब तक ही मान्य होगा जब तक अथॉरिटी को कोई डिसबिलीफ नहीं हो जाता उस एफिडेविट के लिए। अब हम कुछ केसेस से डील करेंगे जो लीगल एड के ऊपर बेस्ड हैं, जिसमें सबसे पहला केस है, और मैं ये बता देना चाहती हूँ कि ये जितने भी केसेस हैं ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट केस हैं और ये सारे ही लीगल एड से रिलेटेड हैं। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं एमसीक्यूज़ में। सबसे पहला केस है एमएच हॉस्कॉट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जिसमें ये एस्टेब्लिश किया था कि प्रिजनर्स का जो राइट है फ्री लीगल एड का वो आर्टिकल 21 से डेराइव होता है। दूसरा केस है हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जिससे लीगल एड की कह सकते शुरुआत हुई थी, जिसमें ये बोला गया था कि एक कंसर्न दिखाया गया था कोर्ट के द्वारा दैट मेयरली मेकिंग लॉ इज़ नॉट सफिशिएंट in absence of necessary infrastructure to secure justice to poor litigants. Society is to be educated and trained to avail the benefit of free legal aid. Poor always come across law for poor rather than law of the poor. तो सिर्फ हमें लॉ बना देने से काम नहीं चलेगा, उसके लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर और अदर ग्राउंड लेवल पे वो सारे काम करने पड़ेंगे। लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा, उन्हें इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि लीगल एड जैसा भी ऑप्शन उनके पास अवेलेबल है, बिकॉज पुअर या इंडिजेंट पर्सन के पास इतनी अवेयरनेस, इतनी एजुकेशन नहीं होती है कि उन्हें बहुत सारे अदर तरीक़ों और रास्तों के बारे में भी पता हो। हमारा थर्ड केस है खत्री एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ये मजिस्ट्रेट या फिर सेशन जज की ड्यूटी है कि वो किसी भी पुअर और इंडिजेंट पर्सन को इन्फॉर्म करे कि उनके पास
वो इंटाइटल्ड हैं लीगल सर्विसेज को सीख करने के लिए, वो भी स्टेट के एक्सपेंस पे। तो उनके पास ये अदर रास्ता भी है कि वो फ्री लीगल एड को चूज़ कर सकते हैं, जिसमें उन्हें खुद को कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। वो सारा स्टेट अपने तरफ से संभालेगी, जिसका सारा पैसा स्टेट के थ्रू ही जाएगा। नेक्स्ट केस है सुखदास वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ अरुणाचल प्रदेश। इस केस में ये बोला था कि अगर कोई भी अक्यूज्ड इकोनॉमिक ऑफेंस में इन्वॉल्व्ड रहा है या फिर चाइल्ड अब्यूज़ के लिए उसे कन्विक्ट किया गया है, तो ऐसे अक्यूज्ड को हम फ्री लीगल एड प्रोवाइड नहीं करेंगे स्टेट एक्सपेंस पे, बिकॉज अगर ऐसा किया जाएगा तो वो मॉकरी ऑफ जस्टिस होगी। नेक्स्ट केस है शीला बारसे केस, जिसमें ये बोला था कि जो लीगल असिस्टेंस टू पुअर और इंडिजेंट अक्यूज है, ये नेसेसरी है और ये साइन क्वा नॉन ऑफ जस्टिस है। इट मीन्स ये एक इंडिस्पेंसेबल पार्ट है जिसको हम अलग ही नहीं कर सकते जस्टिस से। तो लीगल असिस्टेंस मिलनी, पुअर को मिलना बहुत ज़रूरी है, जिसे हम कभी रिमूव नहीं कर सकते। नेक्स्ट केस है ग्रीडियन वर्सेस वेनराइट, जिसमें ये कहा था कि फ्री और फेयर ट्रायल बहुत ज़रूरी है इंडिजेंट क्रिमिनल्स को देने की, क्योंकि उनको भी ज़रूरत है कि उन्हें कोई काउंसिल रिप्रेजेंट करे कोर्ट में और उनकी बात को आगे रखे। अगर कोई काउंसिल उन्हें रिप्रेजेंट नहीं करेगा तो ये सीधा सीधा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन होगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई अक्यूज़ या क्रिमिनल कन्विक्ट है तो उसे भी कोर्ट में लीगल रिप्रेजेंटेशन या लीगल एड प्रोवाइड किया जाए। थैंक यू।